सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पाठ 119। पहला प्रश्न। एक भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। 2, भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, एक और 2 दोनों। डी, न तो एक नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है डी। यह प्रश्न भारतीय संविधान की न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। पहला कथन गलत है क्योंकि उच्च न्यायालयों के पास संविधान के तहत केंद्रीय विधियों की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। यदि कोई केंद्रीय कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो उच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर सकते हैं। दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है। हालांकि न्यायालय केवल उन संशोधनों पर सवाल उठा सकता है जो संविधान की मूल संरचना को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न। 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी PPP विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। 2, PPP डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए, केवल एक। बी, केवल 2। सी, एक और 2 दोनों। डी, न तो एक नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है ए। पहला कथन सही है क्योंकि क्रय शक्ति समता PPP का उपयोग विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर विनिमय दरों की गणना करने के लिए किया जाता है। PPP में यह देखा जाता है कि एक समान वस्तु या सेवा विभिन्न देशों में कितने पैसे में उपलब्ध है, जिससे विनिमय दर की वास्तविक तस्वीर मिलती है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि PPP के संदर्भ में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, न कि 6ठी। अगला प्रश्न। 3, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। 2, ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। 3, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। 4, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 3। बी, केवल 2, 3 और 4। सी, केवल 2 और 4। डी, 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का उत्तर है ए। पहला कथन सही है क्योंकि भारत में खरीफ सीजन में धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। धान भारत में मुख्य खरीफ फसल है और इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि ज्वार की खेती का क्षेत्र तिलहनों की खेती से कम है। तीसरा कथन गलत है क्योंकि कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती से कम है। चौथा कथन सही है क्योंकि गन्ने की खेती का क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में निरंतर घटा है, विशेष रूप से पानी की कमी और अन्य कारणों के कारण। अगला प्रश्न। 4, भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? ए, मसाले। बी, ताजे फल। सी, दलहन। डी, वनस्पति तेल। इस प्रश्न का उत्तर है डी। भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक आयात वनस्पति तेल का हुआ है। वनस्पति तेल जैसे कि पाम तेल, सोया तेल और सूरजमुखी तेल भारत में खाद्य उद्योग और उपभोक्ता बाजारों में अत्यधिक उपयोग होता है। भारत की बढ़ती खाद्य आवश्यकताएं और घरेलू उत्पादन में कमी के कारण वनस्पति तेल का आयात मूल्य के आधार पर सबसे अधिक रहा है। इसके अलावा भारत एक प्रमुख वनस्पति तेल आयातक देश है जो बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता पूरी करता है। अगला प्रश्न। 5, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में
निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? ए. राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण। बी. नियंत्रण का अभाव। सी. इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर। डी. स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। इस प्रश्न का उत्तर है डी. स्वतंत्रता केवल बाहरी नियंत्रण से मुक्ति नहीं है, बल्कि यह उस अवसर का संदर्भ देती है जिससे व्यक्ति अपनी क्षमताओं, कौशल और व्यक्तिगत विकास को बेहतर बना सके। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति को अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए अवसर मिलना चाहिए, बशर्ते वह दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन न करे। यह परिभाषा स्वतंत्रता को सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टिकोणों से जोड़ती है। अगला प्रश्न। 6. भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ए. गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन। बी. भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना। सी. विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना। डी. एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। इस प्रश्न का उत्तर है डी. भारतीय रुपये की गिरावट को रोकने के लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न उपायों का पालन करते हैं। इनमें से एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना सबसे कम प्रभावी उपाय होगा। प्रसरणशील मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को कम करना और अधिक मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना शामिल है, जिससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ने से रुपये का मूल्य और भी गिर सकता है। इसके विपरीत, गैर-जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण, मसाला बॉन्ड जारी करना और विदेशी उधारी की दशाओं को आसान बनाना रुपये की स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। अगला प्रश्न। 7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं, पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि 1. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाए। 2. वे यह सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। 3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए. केवल एक। बी. केवल 1 और 2। सी. केवल 3। डी. 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है ए. भारतीय रिजर्व बैंक का डेटा डिक्टेट भुगतान प्रणालियों से संबंधित आंकड़ों के भंडारण को लेकर कुछ कड़े निर्देशों का पालन करने की मांग करता है। इसके अनुसार भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों के आंकड़े केवल भारत में ही भंडारित किए जाएं, जो कि कथन 1 का सही है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्देश नहीं दिया कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा किया जाए, कथन 2 गलत है, और न ही यह निर्देश दिया कि रिपोर्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करनी होगी, कथन 3 भी गलत है। अगला प्रश्न। 8. निम्नलिखित में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? ए. ऑस्ट्रेलिया। बी. कनाडा। सी. यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर है सी. सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन जीडीपीआर यूरोपीय संघ ईयू द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा है जो अप्रैल 2016 में पारित किया गया था और 25 मई 2018 से लागू हुआ। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करना है। जीडीपीआर ने संगठनों पर कड़े नियम लागू किए हैं, जैसे कि व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और संरक्षण के लिए पारदर्शिता, अनुमति की आवश्यकता और डेटा सुरक्षा उल्लंघनों की रिपोर्टिंग। यह कानून यूरोपीय नागरिकों के डेटा के वैश्विक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। अगला प्रश्न।
9 हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? ए. जापान, बी. रूस, सी. यूनाइटेड किंगडम, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर है बी. हाल ही में भारत ने रूस के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इस योजना का उद्देश्य दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास और संबंधित प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ करेगा, खासकर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग और इससे जुड़ी अन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में। अगला प्रश्न 10 किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? ए. आरक्षित नकदी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, बी. जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी. सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, डी. देश की जनसंख्या में वृद्धि। इस प्रश्न का उत्तर है बी. मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर वह गुणांक है जिससे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। यह विशेष रूप से जनता की बैंकिंग आदतों पर निर्भर करता है। यदि लोग अधिक बैंक में जमा करने लगते हैं और अधिक लेन देन बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से करते हैं, तो इससे बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध धन का पुनः उपयोग बढ़ेगा, जिससे मुद्रा गुणक बढ़ेगा। इसके विपरीत, यदि आरक्षित नकदी अनुपात या सांविधिक नकदी अनुपात बढ़ता है, तो बैंक के पास उधारी देने के लिए कम पैसा बचता है, जिससे मुद्रा गुणक घटता है।